तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ मेहरा और आज हम पढ़ने वाले हैं वापस से वही कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे अपने। तो उस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस टाइप के न्यूमेरिकल्स के बारे में और फिर वो न्यूमेरिकल्स खत्म करने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो हमने जो पिछला लेक्चर कवर किया था उसके अंदर हमने कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और इन्हीं में से कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स इस तरीके के देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। तो अब हम इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन अपने पास में इस तरीके के भी हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ओके, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है 1.6 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन CO2। हाँ, और वो CO2 कितना दिया हुआ है 1.6 ग्राम। ओके, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो, एक टेबल शुगर है और शुगर का जो सुक्रोज बोलते हैं उसका फॉर्मूला यह है, इसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। ओके, तो इसकी कीमत प्रति मोल की गणना कीजिए, मतलब अब इसकी जो कीमत है वो प्रति मोल के अकॉर्डिंग निकालनी है। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी आप जो क्वेश्चंस के नंबर है वो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो किए थे मैं उनका नंबर थोड़ा भूल चुका हूँ एक्चुअली, तो आप लिख करिए। ठीक है, हाँ, देखो पहला वाला देखते हैं। देखो, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटे, हाँ, अणु द्रव्यमान और वो भी ग्राम में ज्ञात करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान अपॉन परमाणु द्रव्यमान अवोगाद्रो संख्या। ओके, हाँ, अणु द्रव्यमान ग्राम में अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान अपॉन एवोगाद्रो संख्या, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास अपॉन, हाँ, Na। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब देखो एवोगाद्रो नंबर यू नो आल्सो अबाउट इट। ठीक है, आप लोग पहले से जानते हो। ठीक है, तो ये देख लो, हाँ, इसको मैं एटॉमिक मास बोल दूं या मॉलिक्यूलर मास बोल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो भी ग्राम में। ठीक है, अब देखो, हाँ, पूछ किसका रहा है, सोडियम की पूछ रहा है। ओके, तो सोडियम हमारा देखो, अगर हम इजीली देखें तो सोडियम का जो वो होता है वो Na होता है, और ये आता है कितने नंबर पे 11 पे, और इसका मास कितना होता है 23। ठीक है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा बेटे 23 हो जाएगा। क्लियर ना, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन, ठीक है, हाँ, एवोगाद्रो नंबर कितना है 6.022 into 10 की पावर 23। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। चलो एक काम कर लेते हैं, 23 को 6 से डिवाइड करो। ठीक है, तो देखो 0.22 को आप नेगलेक्ट करो, नॉर्मली जगह 6 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी करो, देखो, हाँ, 6 से हो जाएगा, से कितने बच जाएंगे 5। ठीक है, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ जाएगा अपना 7 के करीब। ठीक है, और इनटू, अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस के 23 हो जाएगी। ठीक है, ग्राम। क्लियर, मतलब ये देखो, इससे तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, बट ये जो रह गया ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, तो मैं इसको जैसे ऊपर की साइड में लेके जाऊंगा तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स में आएगा, बाकी आप इसको और निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुमको देखने के लिए मिलता है, जैसे तुमको CO2 के लिए पूछ ले, ठीक है, या फिर तुमको Na के बारे में पूछ ले, O2 के लिए पूछ ले, तो दैट मींस तुम इस तरीके से इनको क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर है ना, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जैसे ये है। ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है, हाँ, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके,
अब देखो बेटे 1.6 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हो ना। तो देखो बेटे ऐसे जो 1.6 ग्राम है इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है, CO2 है उसका वेट दिया हुआ है 1.6 ग्राम, क्लियर। हाँ, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि CO2 जो है उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं। CO2 है कितनी है 1.6 ग्राम है। अब 1.6 ग्राम CO2 में CO2 के कितने पार्टिकल्स हैं, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कण कितने हैं CO2 के, ठीक है। हाँ, तो देखो कण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, C होता है 12 प्लस O होता है 16 इंटू 32, ठीक है, ये हो जाएगा 444, क्लियर 44, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है अपना N0 निकालने का, क्लियर, सही है ना, ठीक है। एक तो ये होता है, ठीक है, बट मेरे पास नंबर ऑफ मोल नहीं है, ठीक है। तो एक होता है N इक्वल टू W अपॉन M, सही है, क्लियर ना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मेरे को इससे मिल जाएगा, और मेरे को दिया हुआ क्या है, देखो ये दे रखा है, ये भी दे रखा है ना, तो इससे मेरे को मोल मिल जाएगा, ठीक है। या तो देखो तुम अगर इनको सेपरेटली करोगे तो देखो इसके अकॉर्डिंग तुमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, फिर इसको जब तुम निकाल लोगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा आपको, फिर उस मोल को तुमको इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, तब जाकर तुमको पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। और मैं एक काम कर सकता हूँ, दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, देखो ये भी n इक्वल टू इतना है, ये n इक्वल टू इतना, दैट मींस ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लो ये हो जाएगा N0 अपॉन Na इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन M, ठीक। हाँ, तो ये कर लो, ठीक है। या तो आप देखो ऐसे कर लो, इससे मोल निकाल लो इस फॉर्मूले से, ठीक है। देखो तुम्हारे पास वेट दिया हुआ है, ये ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ये करके अपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, ठीक है, कितना AN यूनिट, ठीक है। हाँ, इससे आप मोल निकाल लोगे तो फिर वापस से आपको ये जो मोल निकलेगा उसको तुमको इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, तब जाकर तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे या फिर कण मिलेंगे CO2 के कि कितने हैं, कितने 1.6 ग्राम में कितने कण है उसके, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो या फिर आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी n इक्वल टू इतना है, n इक्वल टू ये इतना है, तुम्हारी ये राइट हैंड साइड दोनों हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, तो N0 इज इक्वल टू रह जाएगा देखो W अपॉन M इनटू ये उधर जाएगा तो ये N है, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब देखो N0 फाइंड करना है, हाँ W कितना है 1.6, लो 1.6, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 इनटू N कितना होता है 6.022 इनटू 10 की पावर 23, सही है, सही है ना। अब इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। N0 निकालोगे तो देखो इसको 10 से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं इसको तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 440 इनटू हो जाएगा 6.022 इनटू 10 की पावर 23। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसमें 10 दिए 0 को हटाऊंगा तो इसमें से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, इसको काट के ये कट जाएगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा 16/44 इनटू 6.022 इनटू 10 की पावर 22, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप यहाँ से और ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देखो अभी आगे, ठीक है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देखो ये अपने पास में मिला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कि CO2 के जो कण है वो 1.6 ग्राम में इतने कण है, क्लियर, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, क्लियर है ना। अब देखो हम 9th 8th में पढ़े हुए हैं कि देखो प्रोटॉन का नंबर जितना होता है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसके अंदर आउटर सेल्स में उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कक्षाओं में, बाहरी कक्षाओं में, ठीक है। और यही बराबर होता है तुम्हारा Z के, Z मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो दैट मींस तुम्हारा देखो ये ऐसे हुआ करता था, जैसे कि तुम्हारा कोई ZXA, ये तुम्हारा एटॉमिक मास, ये एलिमेंट, और ये तुम्हारा क्या होता है परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु क्रमांक होता है P के बराबर और इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्लियर। तो मतलब जितना इसके अंदर क्या है
ये भी होगा। क्लियर? तो देखो हमारे पास में CO2 है बेटा, CO2 कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे, तो इसमें 8 होंगे। क्लियर? लेकिन ऑक्सीजन कितने पे? 2, तो 8 × 2, सही है। तो मतलब अपने पास में हो जाएगा बेटा 8 × 16 और 6 22, 22 इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ ओनली एक पार्टिकल। CO2 का अगर एक कण होगा तो उसमें अपने इलेक्ट्रॉन होंगे 22, लेकिन CO2 के 1.6 ग्राम में जो पार्टिकल्स का नंबर है वो इतना है बेटा, इतना। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इतने नंबर में ये पार्टिकल्स निकालने हैं CO2 के, तो ये हमने निकाल लिए पार्टिकल्स को, ठीक है। बट अब हमें निकालने इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन तुम्हें पता है CO2 के एक कण के जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने, तो फिर इतने कणों में कितने होंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा इसके अंदर में, तो मैं लिख सकता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO2, ठीक है। CO2 के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 22 होंगे, लेकिन 1.6 ग्राम है, उसके इतने पार्टिकल्स हैं, तो इतने पार्टिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 × 16/44 6.022 × 10⁻²2। अब देखो बेटे इससे ये कट जाएगा 2 बार, सही है, और 2 से ये कट जाएगा बेटे 8 टाइम्स, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने इसको ज्यादा सॉल्व नहीं किया था, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल के आएंगे वो आ जाएंगे। तो 8 का ऐसे कर दो डायरेक्टली, तो 8 × 16 16 17 1.48, ठीक है, into 10⁻²2। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने CO2 के, किसके अंदर? CO2 के 1.6 ग्राम। मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि हमको कोई CO2 गैस दी हुई है और वो कितनी ग्राम है? 1.6 ग्राम है। तो उसके अंदर जो CO2 के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, वो कितने हैं ये निकाल लिया, इतने कण हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो CO2 का हमारा एक कण होता है, उस एक कण का मतलब ये है कि उसका अपना क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CO2, भाई ये उसका एक अणु है CO2 का। क्लियर? तो एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने इतने, क्योंकि देखो C आता है 6 पे, O आता है अपने 8 पे, लेकिन 8 के यहाँ पर कितने? 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा टोटल 22। तो मतलब CO2 के एक अणु में अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 22। तो फिर इतने कणों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका मल्टीप्लिकेशन से कर दो तो इतना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा? राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया राइट डाउन? देखो ठीक है, अब देखो, हाँ एक टेबल शुगर है और शुगर का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इसकी कीमत कितनी है? 60 रुपए बेटे, ठीक है। हाँ अब देखो किलोग्राम, तो इसकी कीमत प्रति मोल की गणना कीजिए। मतलब इसकी जो अब तुम कीमत दे रहे हो वो कितने किलो के अकॉर्डिंग दे रहे हो, कि जो इसका जो वेट है वो किलोग्राम में दे रखा है। तो 1 किलोग्राम शुगर जो है अपनी वो कितने रुपए में मिलती है? 60 रुपए, सॉरी, ठीक है। बट अब हमें निकालना है कि 1 मोल कितने रुपए में मिलेगा, समझ रहे हो? 1 मोल कितने रुपए में मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले जब इसका, हाँ इसका वेट कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम, ठीक है। और अगर मैं इसको वेट तो हमको ग्राम में चाहिए ना, तो इसको ग्राम में बदलूंगा तो 1 किलोग्राम के अंदर हो जाता है 1000 ग्राम। क्लियर? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो इसका। हाँ C12H22O11 कितना हो जाएगा? तो C 12 है, तो C का खुद का 12 होता है, 12 × 12 होता है ना टोटल मास का, 12 × 12 प्लस H का 1 × 22, ठीक है, प्लस O कितने पाता है? 16 × 22। क्लियर?
निकालो 144 प्लस 22 प्लस ऐसा हो जाएगा। हाँ ऐड कर लो ऐड करो ऐड करो ऐड करो। हाँ कितना हो जाएगा बेटा? 342 एम। ठीक है बेटा? हाँ 342 निकल के आता है इसका एटम। ठीक है मास। ठीक है हाँ एटम मास नहीं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है बहुत सारा। ठीक है हाँ तो इसका एम निकल के आ जाता है अपने पास में 342 AMU। ठीक है बेटे? हाँ अब इसके बाद में क्या होता है? हाँ अपने को ये मिल गया। ठीक है अब देखो ये पूछ किस में रहा है बेटा? प्रति मोल में गणना पूछ रहा है ना अपने से। ठीक है तो देखो मोल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमें मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था W/M, नंबर ऑफ मोल के लिए, क्योंकि अपने पास W है वेट ग्राम के अंदर, ये ना M भी अपने पास में ये ना। हाँ तो देखो ग्राम में कितना वेट इसका 1000 अपॉन अपने पास में ये कितना आ गया 342। ठीक है इससे करो 3 से करोगे 3 के 9 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 42 से तुम ज्यादा कर दो 1000 से ऊपर निकल जाएगा। तो तुम क्या करो 2 टाइम्स एंड 2.92 के करीब आएगा। ठीक है करके देख लेना। ठीक है ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा बेटे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है तो अपना n निकल के आ गया 2.92। ठीक मोल्स मतलब ये हुआ कि जो अपना 1000 जो किलो है, सॉरी 1 किलोग्राम जो है क्या शुगर चीज शक्कर जो भी है सुक्रोज, वो अपने को दिया हुआ है इतना। तो इसके अंदर जो मोल है वो कितने 2.92। समझ रहे हो है ना? क्लियर? हाँ अब समझो कि तुम्हारे जब इस 1 किलोग्राम के अंदर इतने मोल है, तो तुम्हारे जब 1 किलोग्राम जो था सुक्रोज उसका कॉस्ट कितना था बेटा? उसका कॉस्ट था 60 रुपए, 60 रुपए पर केजी। सही है? तो 1 केजी के अंदर मोल कितने ये, तो मतलब तुम्हारे क्या हो जाएगा 2.92 मोल्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वही 60 रुपए पर केजी। सही है ना? सही है ना? है ना? तो पर मोल कर दो इसको। ठीक है या 60 रुपए रहने दो। ठीक है देखो भाई जब भाई 2.92 है मोल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 60 रुपीज, क्योंकि तुम्हारे क्या है जो 1000 जो ग्राम है या 1 किलो है, 1 किलो के अंदर कितने मोल्स अवेलेबल है। ठीक है तो हम क्या करेंगे अब हमें चाहिए क्या पर 1 मोल की प्राइस क्या है, तो 1 मोल की प्राइस के इसलिए हम कर देंगे 1 मोल्स प्राइस 1 मोल्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटे 60 अपॉन 2.92 दे दो इसको भाई। ठीक है दे दो हाँ कितना जाएगा करो करो ये तो इजी है। कितना आएगा करना इतने के करीब आएगा लगभग, क्योंकि देखो 2 से करोगे तो देखो 2.9 मान लो इसको, 2.9 मानोगे तो देखो इसको करोगे तो कर लो। ठीक है कर लो 22.5 के करीब आएगा। ठीक है रुपीज। ठीक ओके तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को मोल कॉन्सेप्ट पे देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी तो ये छोटा लेवल है, अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, उसके अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो हायर लेवल के होंगे, जो आईआईटी जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है
IIT जेईई समझते हो ना, बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। ओके, तो पहले आप इसको करो, फिर उसके बाद में पहले चैप्टर हम धीरे धीरे करेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट टाइम पर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको राइट लो। ओके, हाँ, तो देखो बेटा, वैसे एक्चुअली तुम्हारी बुक के अंदर ये टॉपिक है वो पहले दिया हुआ है, बट मैं इस चैप्टर के अंदर जो ये टॉपिक है इसको मैं पहले आपके लिए इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पहले आपको मोल कंसेप्ट या फिर अपने एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन सब के बारे में जानना जरूरी था। इसकी वजह से मैंने पहले आपको वो टॉपिक कवर करवाए जो आपको समझने की जरूरत ज्यादा थी। क्लियर? तो उसके बाद में हम ये जो रूल्स हैं, लॉज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि पहले हमको वो आना जरूरी था। क्लियर? हाँ, तो ये देखो बेटे, रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, दैट मींस द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये क्या है, देखो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संयोग करती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उस अभिक्रिया को संपन्न होने में जिन रूल्स का, जिन नियमों का हम पालन करते हैं, वो हमारे नियम क्या कहलाते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। ठीक है, दैट मींस these rules which are used, ठीक है, which are used in the chemical reaction, ठीक है, to complete, so which is called the laws of chemical combinations। ठीक है, तो आपको वहां पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझना है कि रासायनिक संयोग के नियम है क्या, मतलब वो सारे नियम जो किसी भी रासायनिक क्रिया को संपन्न होने में काम में लिए जाते हैं या फिर उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अपने रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये क्या है एक्चुअली? सबसे पहले ये लेवोइजियर दिया था, ठीक है, लेवोइजियर। ओके, ठीक है, ये देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो जो ये अपना जो लॉ है, द मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ, क्लियर? हाँ, तो ये क्या है? सबसे पहले क्या है, लेवोइजियर ने दिया था 1774 के अंदर। कब दिया था? 1774 के अंदर दिया था, और इसके अकॉर्डिंग जो बताया गया था वो ये बताया गया था। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करो, देखो, समझो क्या समझ में आता है। कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं? हाँ? देखो समझो, इसका मतलब ये है, लेवोइजियर ने इसको दिया था 1774 के अंदर दिया था। इसका मतलब ये है कि देखो, हाँ, कि द मास ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, दैट मीन्स द मास नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। समझ रहे हो? मतलब क्या है, जो अपना मास होता है उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको मिटाया जा सकता है। इसका सिंपल फॉर्मेट तो ये है। ठीक है, सिंपल तरीका तो ये है कि देखो, किसी भी यौगिक के अंदर जो अपने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनका जो मास होगा वो एक तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद उतना ही होगा जितना उसके अंदर है। ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको हम मिटा सकते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब देखो यार, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि हम इसके लिए कोई रिएक्शन लें, ठीक है, तो क्या होगी? चलो एक रिएक्शन लेते हैं, NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, देखो, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा AgCl प्लस NaNH। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से करेगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से करेगा, AgCl और NaNH। ठीक है, तो NaNO3। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ, अब देखो होता क्या है कि मैं बात करता हूं, ठीक है, जैसे इसकी, तो देखो ये हमारा पहला मास होगा ना इसका, मैं इसको W1 मानता हूं, इसको मान करो मैं W2 मानता हूं, और इसको मैं W3 मानता हूं, और इसको मैं W4 मान लेता हूं, ऐसे मान लो, सपोज है। ठीक है, तो अपना ये जो लॉ है वो ऐसे कहता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान, ठीक है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के द्रव्यमानों के बराबर होता है। तो मैं ऐसे बोलूं ये भाग ले,
तो n का कुल द्रव्यमान W1 प्लस W2, क्लियर? किसके बराबर होगा? उत्पाद के कुल द्रव्यमान। उत्पाद क्या है ये, तो इसका कुल द्रव्यमान हो जाएगा, क्लियर? आप नहीं मानो तो आप फाइंड करके देख लो। देखो NaCl की मैं बात करूं, NaCl देखो 23 होता है प्लस Cl का कितना होता है 35.5, ठीक है? प्लस n की बात करो Ag कितना आता है ना, Ag मैंने आपको लिखवाया हुआ है उसके अंदर कि Ag का अपना होता है 127, कितना होता है 127, कितना देखो 127, तो उसका होता है आयोडीन का, आयोडीन होता है 53 पे, ठीक है? तो इसका होता है लगभग 108 होता है, ठीक है? तो 108 हो गया Ag का अर्जेंटम, दैट मींस हमारा चांदी जो होता है NO3 क्या देखो N क्या अपना नाइट्रोजन अपना 14 पे प्लस O कितना है हाइड्रोजन 16, तो 16 पे 48, ठीक है? ये हो गया, सबको ऐड करो तो देखो इन सबको ऐड करो, मैं तो कहता हूं आराम से कर लेना, ठीक है? हां जल्दी देखो Ag, ठीक है? Ag का हो जाएगा 108 प्लस हो जाएगा अपना Cl का 35.5 हो जाएगा प्लस Na23 प्लस हो जाएगा 14 प्लस 48, ठीक है? तो देखो इसमें क्या फर्क है, तुम सीधे सिंपल देख सकते हो, देखो 48 इधर है इधर भी है, ठीक है? 14 इधर भी है इधर भी है, ठीक है? 108 इधर भी है इधर भी है, ठीक है? 35.5 इधर भी है, ठीक है? 23 इधर भी है, दैट मींस दोनों क्या होंगे, इक्वली तो होंगे, ठीक है? तो मतलब ये है कि जब हमारी कोई भी रिएक्शन सॉल्व होती है तो उससे पहले जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, तो दैट मींस रिएक्टेंट्स मास इज आल्सो इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, क्लियर? तो जो हमारा प्रोडक्ट का टोटल मास होगा वो अपने रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होता है, क्लियर ना? तो n का वेट प्लस n का वेट, ठीक है? दैट मींस n का वेट इज इक्वल टू द n का वेट। बात समझ में? तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये हमारा जो रूल है वो कहता है W1 प्लस W, ठीक है? या फिर मैं इसको WA से शो करूं तो WA, ये हो जाएगा WB, दैट मींस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि WC प्लस WD, कि हमारे पास में क्या है, कोई रिएक्शन A प्लस B हो रही थी तो अपने को C प्लस D कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये इसका वेट है, ये इसका वेट है, ये इसका वेट है और ये इसका वेट है, ठीक है? तो ये अपना लॉ ऐसे, क्लियर ना? तो ये अपना क्या है, मास कंजर्वेशन लॉ है। जहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप मुझसे वापस से और सुन सकते हो या फिर वीडियो कॉल करके देख सकते हो, ठीक है? या फिर आप ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है? जैसे देखो तुम्हारे कोई एक रिएक्शन हो जैसे देख सकते हो, ठीक है? जैसे CO3 है, इसको अगर थोड़ा सा हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर देखो ये मिलेगा CaO प्लस CO2 मिलेगा, क्लियर? अब तुम इसका मास देखोगे तो देखो कैल्शियम कितने पर आता है 20 आ जाएगा, ठीक है? 20 to 40 इसका मास हो जाएगा, प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस तुम्हारा इसका 48, ऐड कर लो 40 और 48 कितना हो जाएगा 88 100 हो जाएगा, ठीक है? अब इसका देखो Ca 40 प्लस इसका 16 प्लस इसका होता है 44, कार्बन का 12 हो जाता है, तो ये अपना 32 44 हो जाता है, ठीक है? ऐड कर लो 44 और 16 कितना हो जाएगा 60 60 40 100, दैट मींस देखो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट मींस ये क्या होगा हमारा, ये अपना जो लॉ है, ये मास कंजर्वेशन लॉ जो है, ये अपने को समझाता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उससे पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका टोटल मास इक्वल होता है उसके टोटल प्रोडक्ट का मास, ठीक है? तो ये अपना लॉ है, इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है? हाँ, इसको राइट डाउन करो। हाँ, ओके? अब देखो दूसरा, ये तुम्हारा स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, या फिर इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखो ये क्या है, ये जो लॉ है ये जोसेफ प्रूस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बेटे? जोसेफ प्रूस्ट, ठीक है? और ये दिया गया था 1799 में, ठीक है? हाँ, अब देखो बेटे ये लॉ ये कहता है कि देखो इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक का एक अणु उसके तत्वों के एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है? अब चाहे आप उस यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, ठीक है? दैट मींस इन एनी कंपाउंड, दैट मींस दिस एलिमेंट्स आर इन द सिंपल एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? दैट मींस क्या है, इसके अंदर जो इसके एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है
वो कैसा होता है, एक बिल्कुल सिंपल प्रोपोर्शन होता है, और दूसरी बात क्या होता है, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं एक बात करूं, H2O, ठीक है, H2O को हम जल पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि H2O, तो मतलब मैं इसका रेशो फाइंड करूं तो देखो H का 2 है और इसका कितना है 16, क्लियर। तो मतलब मैं एक बात करूं तो मैं इसका रेशो में 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1:8। तो देखो इसका जो रेशो है वो 1:8 रहेगा, इसका जो अनुपात है हमेशा 1:8 रहेगा। अब चाहे देखो, अब ये मैटर नहीं करता है कि तुम पानी कहां से प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है, दैट मींस जो प्लेस है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, प्लेस डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि तुम देखो पानी देखो नाले का प्राप्त करो, चाहे तुम क्या नाम है आप महासागर से लो, नदियों से लो, कहीं से लो, पानी पानी होता है, ठीक है। तो पानी का फॉर्मूला भी क्या होता है H2, क्लियर ना। तो अब H2O को तुम कहीं से भी ले लो, हमेशा उसका प्रोपोर्शन ये रहेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी कोई यौगिक होता है तो यौगिक के अंदर जितने भी एलिमेंट, अब देखो यौगिक हमारा जल है, जल के अंदर एलिमेंट्स H2O, दैट मींस H एलिमेंट और O एलिमेंट है, तो इनका जो रेशो है देखो, हाइड्रोजन के तुम्हारे 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, तभी तुम्हारे जल बन रहा है। अगर ये दोनों को अगर मैं इनका रेशो डिफरेंट करूं, अलग करूं, तो फिर ये जल नहीं रहेगा, फिर ये कोई और यौगिक बन जाएगा, ठीक है। तो फिर दूसरा हो जाएगा ना यौगिक, ठीक है। तो मतलब कोई भी अगर यौगिक होगा तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो एक निश्चित किसमें होते हैं, रेशो में होते हैं, अनुपात में होते हैं, ठीक है। जैसे CO2 की बात कर लो तो C कितना 12, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर बाहर निकालूंगा तो देखो कितना निकल जाएगा, 4 से 3 बार 8, तो इसका भी जो रेशो है वो 3:8 रहेगा, क्लियर। अब तुम CO2 को कहीं से प्राप्त करो, एयर से लो या फिर किसी सिलेंडर में ऑलरेडी भरी हुई रखी है वहां से लो, ठीक है, यहाँ कंपेयर करो, लेकिन CO2 तो CO2 ही रहती है ना। अगर CO2 का ये रेशो नहीं होगा तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर वो CO2 गैस नहीं है, फिर वो कोई और गैस बदल जाएगी, ठीक है, कोई नया यौगिक दूसरा यौगिक होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इनका जो रेशो होता है वो एक फिक्स रेशो होता है, इसकी वजह से इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब एक एग्जैक्ट, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये अपने क्या है, 2 लॉ हमने आज पढ़े हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो और लॉ बचे हुए हैं 3, ठीक है, वो 3 लॉ भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आपको देखना तो है ही चैनल, ठीक है, और वीडियोज देखते रहना कंटिन्यूअसली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। और अगर किसी को भी क्लासेस अगर अपनी रेगुलरली अगर क्लास के अंदर लेनी है तो हमारी क्लासेस का नाम है FM सक्सेस क्लासेस, ठीक है, प्रताप नगर के अंदर है। आप कांटेक्ट कर सकते हो 7378051986 पर, ओके। और ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो यूट्यूब चैनल विजिट कर ही सकते हैं। तो ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।